हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिस्ट्री का एक पार्ट लेकर के आए हैं और मैं विक्की सर। और बच्चों, आज आप लोगों को जैसे क्लास 11th 12th अगर आप आर्ट्स के बच्चे हैं, साथ में अगर किसी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपके लिए ये बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो मैं एक क्विक रिवीजन करवाने जा रहा हूँ क्योंकि अभी 12th का बोर्ड हमारे सामने है, तो उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। साथ में अगर आप किसी चीज़ की तैयारी भी कर रहे हैं सरकारी नौकरी का, तो उसके लिए भी ये आपके इम्पॉर्टेंट होंगे, आपके जानकारी के लिए। तो आइए हम लोग समझते हैं इतिहास का। आज हम लोग पहला पार्ट लेकर के देख रहे हैं। बेसिक समझेंगे कि इतिहास की स्रोत कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, इसमें कितने भागों में इसको विभाजन किया गया है, उसके बारे में समझेंगे। कौन कौन से भाग में इसे विभाजन किया गया, कब किस चीज़ की खोज की गई थी। तो आज आइए हम लोग समझते हैं इसके बारे में। तो देखते हैं, जैसे हिस्ट्री को में हम लोग इतिहास, ये हमारे पास आपके दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, इति प्लस हास। तो इति का मतलब ही होता है हमारे पास क्या होता है, तो इति का मतलब हमारे पास हो जाता है अतीत, और हास का मतलब हो जाता है बीता हुआ बात। हम बोलेंगे बीता हुआ बात हो जाता है, बीता हुआ बात। या हम इसी को कह सकते हैं, बीता हुआ बात को क्या कह सकते हैं हम लोग, कहानी कह सकते हैं। बीता हुआ बात का मतलब हम लोग समझ सकते हैं, कहानी कह सकते हैं हम लोग। तो बीता हुआ बात को ही हम लोग क्या करते हैं, कहानी के रूप में सुनाने का काम करते हैं। और अतीत को और दूसरे भाषा में अगर हम कहें तो इसे क्या कह सकते हैं, प्राचीन कह सकते हैं, प्राचीन। तो प्राचीन में जो हमारे साथ घटनाएं होती है, ठीक है, कहानी या हम कह सकते हैं यहाँ पे घटनाएं जो होंगी प्राचीन में, उसे हम क्या करते हैं, बहुत इंटरेस्टेड के साथ सुनते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। तो आपसे यहाँ पे एक प्रश्न बनता है। प्रश्न क्या बनता है आपसे, क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि इतिहास किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा आपके पास, इतिहास किसे कहते हैं, व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास किसे कहते हैं। तो आप इसे बिल्कुल इजली तरीके से इस क्वेश्चन का, प्रश्न का आंसर आप दे सकते हैं कि इतिहास आप किसे कहते हैं। ये एग्जाम में आपसे आएगा, 1 नंबर वाले में भी आएगा, 2 नंबर वाले में भी आएगा। तो अलग अलग तरीके से जैसा होता है, अगर 1 नंबर में आए तो 1 नंबर की तरह लिखना है, और अगर 2 नंबर में आए तो आपको 30 शब्दों में लिखना होता है इतिहास किसे कहते हैं। तो 1 नंबर में आएगा तो आप सिंपल सा इसे लिख सकते हैं, अतीत में हुई घटनाएं को, ठीक है। अगर 1 नंबर में आएगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि अतीत में हुए घटनाएं को क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे। अतीत में हुए घटनाएं को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। अगर ये 1 मार्क्स में आएगा तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अतीत में जो घटनाएं घटी हमारे साथ, वो हमारे लिए एक इतिहास बन जाता है। अब इसी को अगर हमारे पास क्वेश्चन को बढ़ा करके देगा 2 नंबर में, तो फिर हमें इसमें बताना होगा इतिहास कैसे बना। इतिहास 2 शब्दों से मिलकर बना, इति धन हास, ठीक है। इति का मतलब आपको क्लासिफाई करेंगे कि इति का मतलब अतीत या प्राचीन होता है, और हास का मतलब बीता हुआ बात होता है, या कहानी या घटनाएं होती है। तो प्राचीन में जो बात घटा था, घटना हमारे साथ, वो भी हमारे लिए क्या होगा, एक इतिहास होगा। और जो अभी वर्तमान में जो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे साथ जो घटनाएं घट रही है, वो हमारा आने वाले जो जनरेशन भी, उसके लिए वो क्या हो जाएगा, इतिहास हो जाएगा। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर में आपको समझाना चाहें, तो जैसे हम लोगों ने देखा था अभी क्या, कोरोना का समय देखा था। तो हम लोगों के लिए कोरोना एक प्रकार का प्रेजेंट था कि हम लोग कोरोना के समय में क्या किए थे, हम लोग सबके सब घर के अंदर थे। मगर अभी जो बच्चे हो रहे हैं, जन्म ले गए हैं, अगर उन्हें हम बोलेंगे कि क्या 1 साल तक घर के अंदर रहना, आपको बाहर ना घूमने जाना है, ना खेलने जाना है, ना खाने के लिए होटल जाना है, तो क्या बच्चा बिलीव करेगा, नहीं करेगा। आप अगर उसे बताएंगे कि ये कोरोना में ऐसा ऐसा हमारे साथ घटनाएं घटे थे, तो बच्चा उसे क्या करेंगे, एक आनंदपूर्वक रोमांचक कहानी के रूप में क्या करेंगे, सुनने का काम करेंगे। तो उस बच्चे के लिए या हमारे लिए जो बीत गई जो बातें हैं, वो सब के सब क्या कहलाते हैं, इतिहास कहलाते हैं। तो आप इतिहास के डेफिनेशन लिख लेंगे। फिर हम लोग,
तो अब यहाँ से और क्वेश्चन कुछ बनेगा हमारे पास इतिहास के क्वेश्चन। और क्या क्या बनेगा क्वेश्चन बनेगा इतिहास से हमारे पास कि इतिहास का जनक कौन है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इतिहास का जनक कौन है। ठीक है, तो जनक बोलेगा क्वेश्चन में, या क्वेश्चन में आपसे क्या बोल सकता है, इसे पिता बोलते हैं या फादर बोलते हैं। तो इतिहास का जनक या पिता, या हम कह सकते हैं इसके फादर कौन है। तो आप बता सकते हैं इसके फादर कौन है। तो इनके फादर्स जो होंगे तो ये हम याद करने के लिए क्या करते हैं, एक यहाँ पे इसके लिए ट्रिक लेके आते हैं। ये ट्रिक बहुत अच्छा है। ट्रिक क्या है हमारे पास, यहाँ पे ट्रिक हमारे पास है ट्रिपल एच। जैसे आप मूवी देख रहे थे कि जैसे हमारे पास RRR मूवी आया था, उस प्रकार से हमारा ये क्या है, ट्रिपल एच है। अब ये ट्रिपल एच होता क्या है सर, तो हम ट्रिपल एच का मतलब, ये ट्रिक का मतलब समझिए कि ये ट्रिपल एच का मतलब आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री होता है। H4 उसका क्या हो जाएगा, फादर, जो पिता या जनक है उसका नाम हो जाएगा। और एक H का मतलब हो जाएगा जो उसके फादर या पिता के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया हुआ है उसका नाम आ जाएगा। मतलब ट्रिपल एच का मतलब सब आपके इतिहास से जुड़ी हुई बातें हैं। H4 हमने क्या बताया, एक बार रिवीजन करें। H4 हिस्ट्री बताया, फिर H4 उसके फादर का नाम क्या है, तो बोलेंगे आइए उसके फादर का नाम बताते हैं कि H मतलब कि उनके जनक या पिता कौन थे। तो उनके जनक और पिता अगर हम बात कर लेते हैं कौन थे, तो बोलेंगे हेरोडोटस थे। कौन हो जाएगा, हेरोडोटस। हेरोडोटस हो जाएगा हमारे पास। कौन हो जाएगा, इनके पिता हेरोडोटस हो जाएगा हमारे पास। क्लियर। अब क्वेश्चन था कि हेरोडोटस के द्वारा, यहाँ पे जो हमारे पास हेरोडोटस थे, हेरोडोटस के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था, हेरोडोटस के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था, ये मुझे बताना है। हेरोडोटस के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो हम बोले हेरोडोटस के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था, जिस पुस्तक का नाम क्या था, हिस्टोरिका। ठीक है, याद रखेगा। और ये आपके पास इतिहास हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो एक दूसरे से सारी चीज़ें आपके पास देखिए कनेक्टेड दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि ये हेरोडोटस जो थे, हेरोडोटस के द्वारा कौन सा पुस्तक मतलब बुक लिखा गया था, तो इनके बुक का नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका याद रखेगा। तो ट्रिपल एच का मतलब समझ लिए, इतिहास के पिता कौन हो जाएंगे, हेरोडोटस। हेरोडोटस के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में जो 12th के बच्चे हैं जिनका एग्जाम होने वाला है, उनसे ये क्वेश्चन तो आएगा। ये फिक्स है आपके लिए 1 नंबर की, हिस्ट्री या इतिहास के पिता या जनक किसे कहा जाता है, तो आप आंसर में बोलेंगे हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी, जिस पुस्तक का नाम क्या था, हिस्टोरिका था। इन्होंने जब हेरोडोटस जब भारत में भ्रमण करने के लिए आए हुए थे, तो इन्होंने क्या देखा था, यहाँ की भारत की जो खूबसूरती था, ठीक है, उसके बारे में इन्होंने देखा। और यहाँ की हरी भरी हरियाली हो गया या प्राकृतिक से जुड़ी हुई चीज़ें को इन्होंने देखा और उस अपने पुस्तक में क्या कर दिया, उसका वर्णन कर दिया। तो हिस्टोरिका पुस्तक में क्या वर्णन किया गया है, तो ये प्राकृतिक की सुंदरता के बारे में बताया गया है हिस्टोरिका में। आगे हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या इसमें हम लोग को समझना है कि इतिहास को कितने भाग में इसमें विभाजन किया गया। ठीक है, तो इसीलिए अगला जो हमारे पास पॉइंट है वो पॉइंट है इतिहास का विभाजन। मतलब इतिहास को कितने भागों में क्या किया गया, विभाजन किया गया, मतलब बांटा गया है। तो आइए समझते हैं इतिहास का विभाजन जो किया गया है ये 3 भागों में किया गया। पहला भाग का नाम है प्रागैतिहासिक काल, दूसरे भाग का नाम आपका क्या हो जाएगा, अध ऐतिहासिक काल, और तीसरे भाग का नाम क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक काल हो जाएगा। तो प्रागैतिहासिक काल को ही हम लोग बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। मतलब प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में हम लोग क्या हुआ है उस पर पढ़ेंगे। अध ऐतिहासिक काल को ही बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, और ऐतिहासिक काल को हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड। तो हम लोग समझ गए कि इतिहास के कितने काल में बांटा गया था, इसके कितने काल में मतलब विभाजन किया गया, 3 काल में विभाजन किया गया था। पहला कौन सा था, तो आपने देखे प्री हिस्टोरिक पीरियड था, दूसरा प्रोटो था, और लास्ट वाला जो था हमारा कौन था, हिस्टोरिक पीरियड था। तो इतिहास के 3 वर्गों में हम लोग बांट दिए थे। अब आते हैं सर जो प्रागैतिहासिक काल है, वो प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं,
तो अब अगर एग्जाम में आ जाए प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं अगर लिखने के लिए 1 नंबर में, तो मैंने शॉर्ट में बताया, बाकी आप वैसे लिख सकते हैं कि मनुष्य का वह कालखंड जिसमें लिखने और पढ़ने दोनों का जो साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उसी को मैं शॉर्ट में आपको याद करने के लिए क्विक रिवीजन के लिए लिखा दिया था, क्विक रिवीजन आप कर सकते हो। उसी में लिखा हुआ था कि लिखित का प्रमाण नहीं है, ना ही लिखने का और ना ही पढ़ने। जब लिखने का कोई प्रमाण नहीं था तो आप उसको पढ़ेंगे कैसे। तो पहले जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ, जब आप बैठ करके आप अपने कॉपी में नोट्स नहीं बनाएंगे तो आने वाले 1 साल के बाद क्या आप पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए कहा गया कि मनुष्य का वह कालखंड जिसमें लिखने और पढ़ने की दोनों कला जो विकसित नहीं थी, वैसे काल को क्या कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे उदाहरण के तौर में कहा जाए कि ये वाले का जनक किसका, प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे माना जाता है, तो प्रागैतिहासिक काल का जो जनक माना जाता था रॉबर्ट ब्रूस फुक को माना जाता था। सबसे पहले इनसे एक और क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले जो हथौड़ा है जिसको कुल्हाड़ी बोलते हैं, वो सबसे पहले खोज किसने किया था, तो सबसे पहले कुल्हाड़ी की जो खोज की थी रॉबर्ट ब्रूस फुक ने ही की थी। ठीक है। अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करेंगे, आगे पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल में, जैसे पढ़ेंगे कौन सा काल, पाषाण काल आता है। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा दूसरा बात करते हैं अध ऐतिहासिक काल, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। अब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में हम लोग समझते हैं क्या है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो बोलेंगे मनुष्य का वह कालखंड जिसमें लिखने की कला विकसित हो चुकी थी। मतलब हम लोग ऐसे कह सकते हैं, एक तौर में और समझ सकते हैं, जैसे अभी हमने प्रागैतिहासिक काल में भी बताया था कि यहाँ पे पढ़ने की कला विकसित, अगर ये क्रॉस कर दे तो मतलब कि नहीं होता है। ठीक है। तो पढ़ने की भी कला विकसित नहीं थी, और ना ही अगर हम यहाँ पे बात करें तो लिखने की कला भी विकसित नहीं था। तो ये दोनों काल किसको कहें, प्रागैतिहासिक। उसी प्रकार अध ऐतिहासिक में अगर हम कहें कि यहाँ पे कि पढ़ने की कला जो अगर हम बात करें तो पढ़ने की कला जो थी वो विकसित नहीं थी, बट यहाँ पे लिखने की जो कला थी वो विकसित हो चुकी थी। अब कोई किसी के दिमाग में एक बात चलेगा सर कि हमें लिखने आ जाएगा तो पढ़ने क्यों नहीं आएगा, ऐसा भी बात आ सकता है किसी को। तो हम लोग बता सकते हैं कि पढ़ने की कला विकसित नहीं थी और लिखने की कला जो विकसित थी उसको हम लोग कौन सा काल कहते हैं, अध ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो अब यहाँ पे बात आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर में समझाएं तो देखिए कि जैसे अगर आपको अभी दिखाएंगे हम इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आप देखें यहाँ पे बना हुआ आपको दिखेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से देख करके आप एक फील कर सकते हो, क्या फील कर सकते हो कि ये क्या बना हुआ है। तो ये आपका पेड़ बना हुआ है, ये देखने में कैसा दिख रहा है, तो ये कहेंगे सर देखने में ये चिड़िया जैसा दिख रहा है, ये देखने में कैसा दिख रहा है, मनुष्य का जैसा दिख रहा है। अब आप बताइए मुझे कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है उसको अगर हम पिक्चर दिखाते हैं, फोटो को दिखाते हैं, तो पहचान लेगा कि इसे पेड़ कहा जाता है, उसे चिड़िया कहा जाता है। मगर अगर आप उसे ऐसे लिख के दीजिएगा पेड़, चिड़िया और मनुष्य, जो व्यक्ति अगर नहीं पढ़ा हो तो क्या वो पॉसिबल है कि वो पढ़ के बता, मतलब देख उसको पढ़ के बता पाएगा कि ये पेड़ लिखा हुआ है, ये चिड़िया लिखा हुआ है, ये मनुष्य लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा। तो इसीलिए उस समय जो लिखने की कला का मतलब हुआ कि ड्राइंग का, जो चित्रकार का जो था, चित्रकारी करना, पेंटिंग करने का जो काम था, वो शुरुआत हो चुका था किस काल में, हमारा अध ऐतिहासिक काल में। देखिए नाम से पता चला, अध का मतलब होता है आधा, अध का मतलब होता है आधा, आधा का मतलब कहने का मतलब पढ़ने की कला विकसित नहीं था बट लिखने की कला विकसित हो चुकी थी। मतलब कि वहां पे जो पिक्चर बनता था वो पिक्चर कैसा बनता था, भाव चित्रात्मक। तो आपको पता है भाव चित्रात्मक लिपि के बारे में जब पढ़ोगे तो एक यहाँ पे सभ्यता आती है, जिस सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो क्वेश्चन पूछता है हड़प्पा सभ्यता के समय में कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि हुआ करती थी वो कैसी हुआ करता था,
भाव चित्रात्मक। कैसी लिपि हुआ करता था? भाव चित्रात्मक। तो जो पिक्चर बनाई जाती थी उसमें क्या होता था? भाव चित्रात्मक में मतलब उस चित्र में देख करके, उस चित्र की भावनाओं को देख करके हम लोग जानते थे कि ये चित्र क्या बोलना चाह रहा है या क्या करना चाह रहा है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर में देखिए, ये पेड़ दिख रहा है, ये चिड़िया दिख रहा है। एक मान लेते हैं कि ये कोई माली है, ये अपना क्या किया, एक यहाँ पे डंडा लेके खड़ा है। मान के चले ये पेड़ जो है, इस पेड़ में अगर मान के चले हम, अगर सेब का पेड़ हो या आम का पेड़ हो, किसी भी चीज़ का अगर पेड़ होगा, इसमें चिड़िया बैठ रहा है, ये डंडा लेके खड़ा है, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि अगर चिड़िया पेड़ पे बैठेगी तो उसको क्या करने का काम करेगा? ये मारने का काम करेगा। एक माली का काम क्या होता है? किसी भी पेड़ पौधे में अगर चिड़िया बैठ रही है, उसे बर्बाद कर रहा है या कोई चोरी करने आता है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग? मार भगाने का काम करता है। कौन? हमारा माली करता है। तो क्लियर है यहाँ तक बात? तो अधऐतिहासिक में समझ चुके कि आधा आधा का बात कर रहे थे। अगला बात करते हैं कौन से काल आता है? हमारा तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। इसमें क्या है कि पढ़ा गया, मतलब ऐसे हम अपने भाषा में अगर इसे समझाना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि मनुष्य का वह कालखंड जिसमें लिखने की कला भी विकसित हो चुकी थी और साथ में हमें किसकी कला विकसित हो चुकी थी? पढ़ने की भी कला विकसित हो चुकी है। उस कालखंड को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, तो आज हमारे पास मनुष्य के पास लिखने की भी कला है, पढ़ने की भी कला है, तभी आज मैं आपको लिख भी रहा हूँ और पढ़ के सुना भी रहा हूँ, और आज हमारे पास इतिहास भी मौजूद है। अगर पुराने समय में जो घटनाएं घटी थी, आज उसकी कोई लिखित प्रमाण नहीं होती, तो आज मुझे भी जानकारी नहीं होता कि हम इतिहास के बारे में आपको इतने विस्तार से बता पाते। ठीक है, तो इतिहास कैसे बना? तो जब लिखने और पढ़ने की कला दोनों अच्छे तरीके से विकसित हो गई थी, किस काल में? ऐतिहासिक काल में। तब जाके हमारा एक इतिहास का क्या किया, मतलब कि स्रोत, मतलब उसकी खुदाई अलग अलग जगह पे होते जा रहा था और हमें उसकी जानकारी मिलते जा रही थी। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे लेके चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं। जो पहला हमारा था क्या? प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में थोड़ा हम क्या करते हैं, आपको समझाने का कार्य करते हैं फर्स्ट में कि प्रागैतिहासिक काल कब से कब तक इसके टाइम पीरियड है। तो बोलेंगे अज्ञात से लेके 2500 BC तक। मतलब अज्ञात से लेके 2500 BC तक कहने का मतलब हुआ कि जिस समय बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे। हमने पढ़ा कि अभी प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं? जहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ना ही लिखना आता था ना ही पढ़ने आता था, तब से लेके 2500 BC के पूरी टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। उसके बाद आता है कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भाग में इसको विभाजन किया गया था। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में विभाजन किया गया था। 3 भाग कौन कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा पूरा पाषाण काल हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं पियोलिथिक पीरियड। दूसरा हमारे पास हो जाएगा मध्य पाषाण काल, जिसको बोलते हैं मेसोलिथिक पीरियड। और तीसरा होता है हमारे पास कौन सा? नवपाषाण काल होता है, जिसको बोलते हैं नियोलिथिक पीरियड। तो 3 टाइम पीरियड में बांटा गया था। कौन कौन से? एक बार बोलिएगा। पहला हम लोग बोलेंगे पूरा पाषाण काल, दूसरा हम लोग बोलेंगे मध्य पाषाण काल और तीसरा बोलेंगे नवपाषाण काल। तो ये तीनों काल हमारा किसके अंतर्गत में आ जाता है? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत में आता है। अब ये तीनों जो हमने पढ़ा कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ये तीनों के बारे में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं थोड़ा विस्तार से, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा समझ लिए कि पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड चल रहा है वो कहाँ से कहाँ तक चलता है। ये अज्ञात समय से लेकर के ये 1000 BC तक के टाइम पीरियड को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। मध्य पाषाण काल 1000 BC से लेके 4000 BC तक के टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? मध्य पाषाण काल कहा जाता है। और नवपाषाण काल कहाँ से कहाँ तक चलता है? 4000 BC से लेके 2500 BC के टाइम पीरियड को क्या
कहा जाता है, नवपाषाण काल कहा जाता है। अब इसी काल के दौरान में कुछ कुछ ऐसे चीज़ जो थे जिसकी खोज भी की गई, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ किस समय में कौन सा चीज़ का खोज किया गया जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम लोग, जो पूरा पाषाण काल था, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की खोज की गई थी, आग की खोज की गई थी। आज हम लोग खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, तो पका हुआ खाना खाने का काम कर रहे हैं। आदि मानव लोग जो हुआ करते थे, उन लोग सबसे पहले क्या करते थे, जो भोजन करते थे वो पका हुआ नहीं होता था। ये बात पता है आपको भी, पका हुआ नहीं होता था। और अगर हम बात करें मध्य पाषाण काल का, तो मध्य पाषाण काल में क्या होता है जनरली, तो यहाँ पे पशुपालन का सबसे पहले क्या किया गया, खोज किया गया था। अब यहाँ पे सुनिए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि आदि मानव कौन से काल में रहा करते थे, नवपाषाण, मध्य पाषाण। एग्जाम में ऑप्शन दे देगा कि आदि मानव किस काल में निवास करते थे, ठीक है। और ऑप्शन रहेगा आपके पास इसी प्रकार से, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, और अगला ऑप्शन रहेगा नोट, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, पूर्व पाषाण काल, क्योंकि जो आदि मानव लोग थे वो पूर्व पाषाण काल में आते थे सबसे पहले। फिर उसके बाद यहाँ पे मध्य पाषाण काल में आपने देखा पशुपालन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया था। उसके बाद नवपाषाण काल में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसका रखा गया था, एक कृषि का रखा गया था, मतलब कि उस समय खेती बाड़ी करना शुरुआत हो गया। हम लोग को भोजन मतलब गेहूँ, जौ, आपने पढ़ेंगे हमारा प्रथम फसल कौन था, जौ, उसके बाद गेहूं। मगर फिर क्या हुआ कि जौ बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ, तो इसलिए बहुत सारे बुकों में आपको देखने को कहीं कहीं गेहूं मिलता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ तक आपने समझा ये तीनों के बारे में कि क्या क्या हमारे पास इम्पोर्टेंस था। अब नेक्स्ट हम लोग आगे जो इसमें पढ़ने वाले हैं, देखते हैं आगे हम लोगों को और क्या क्या इसमें जानकारी मिलने वाला है। आज की क्लास में बहुत सारे फैक्ट जो है आपको आज की क्लास में मिलेगा और जानकारी आप सीखेंगे। अब अगला आता है हमारे पास कौन से काल आते हैं, पूरा पाषाण काल आता है। अब वहाँ पे 3 काल हमने पढ़ा, तो सबसे पहला हमारे पास कौन सा काल था, पूरा पाषाण काल था। अब ये पूरा पाषाण काल जो है, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि पाषाण युग, ठीक है। पूरा पाषाण काल को ही हम लोग दूसरा और किस नाम से जानते हैं, तो पूरा पाषाण काल का ही दूसरा नाम होता है पाषाण युग। तो पाषाण युग जो था, पाषाण युग का प्रथम एवं सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है, सबसे लंबा काल माना जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत दिनों तक जो हमारा ये देश था वो क्या था, पढ़े लिखे नहीं थे लोग यहाँ पे, और सबसे ये पहले शुरुआत हुआ था, इसीलिए सबसे प्रथम बोला गया है। और ये अज्ञात बहुत दिनों तक पढ़े लिखे लोग नहीं थे, और ये आदि मानव का भी काल रहा था हमारे पास, ठीक है। इसीलिए लिखा गया कि पाषाण युग का प्रथम माना जाता है पाषाण युग को, एवं सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है। क्योंकि फिर जैसे लोग धीरे धीरे लिखना सीखे, लिखने के बाद फिर पढ़ना भी सीख गए, तो धीरे धीरे हमारा देश जो है बहुत तेज़ी के साथ क्या होने लगा, विकास होने लगा। मगर जब तक कोई लोग पढ़े लिखे नहीं थे तब तक हमारा देश जो था ये बहुत, या हमारा जो विश्व था वो हमारा बहुत धीरे धीरे प्रगति की ओर जा रहा था। दूसरा अगला पॉइंट है हमारे पास आग का खोज। पूछेगा क्वेश्चन में कि बताइए आग का खोज कब किया गया था, तो आप टिक करके आएंगे क्या, आग की खोज जो किया गया था पूरा पाषाण काल में किया गया है। तो ये आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए पूछ सकता है, ठीक है। अगला आता है हमारे पास चित्रकारी। चित्रकारी का मतलब है कि चित्र बनाने की शुरुआत हमारा पूरा पाषाण काल से ही होना स्टार्ट हो गया था। तभी तो जाकर के हमारा कौन से काल आया, मध्य काल आया। तो मध्य काल में हमारा जो लिपि था ना, और बहुत चित्रात्मक लिपि में बदल गया था। तो चित्रकार का बनाना मतलब चित्रकारी करना, किसी भी बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे उसमें क्या करते थे, अलग अलग प्रकार के चित्र बना करके सुंदर बना के मिट्टी के बर्तन को बेचने उचने का काम किया करते थे, जो कुम्हार लोग हुआ करते थे उन लोग। अगला बात कहता है हमारे पास प्राचीनतम साक्ष्य। प्राचीनतम साक्ष्य हमें जो था कहाँ से मिला हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोलेंगे प्राचीनतम जो साक्ष्य था वो कहाँ से मिला हुआ था, हमारे पास
भीमबेटका की गुफाएं से हमारे पास मिला हुआ था। कौन? प्राचीनतम साक्ष्य। और ये प्राचीनतम साक्ष्य भीमबेटका की जो गुफाएं से मिली थी, इसकी खोज कब किया गया था? तो 1957 से लेकर 58, मतलब 57 से 58 के टाइम पीरियड के दशक में हमारे पास जो ये चित्रकारी का जो साक्ष्य भी देखने को मिल रहा था, वो कहाँ मिल रहा था? भीमबेटका की गुफाएं में। तो गुफाएं में सर हम चित्रकारी कैसे करते हैं? तो वहाँ पे जो था ना, पत्थर को काट उठ करके अलग अलग डिजाइन के जानवर का चित्र बनाया जाता था। जैसे आप कहीं पे घूमने जाएंगे पुराने पुराने ऐतिहासिक मंदिर में, तो वहाँ पे देखिएगा कि वहाँ पे अलग से कोई ये पेंटिंग से पेंटिंग नहीं किया हुआ मिलेगा। वहाँ पे क्या होगा ना, जो पत्थर, जो बड़े बड़े पत्थर होते थे, उसी को काट करके अलग अलग आकृतियों में बदल करके उसे सुंदर बनाया जाता था, मंदिर को या गुफाएं को। तो वही जो बनाया जा रहा था चित्रकारी का मतलब कटिंग वुकिंग कर करके, तो वही हो गया यहाँ पे बात हमारे पास। भीमबेटका की गुफाएं, इसकी खोज 57 से 58 में किया गया था। और ये कहाँ पे है भीमबेटका की गुफाएं? बोलेंगे रायसेन जिला। रायसेन जिला कहाँ पे है? तो ये बोलेंगे मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। एमपी मतलब मध्य प्रदेश में दिखने को मिलेगा। तो हमने पूरा पाषाण काल के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ जाना, और इसे आदि मानव का भी काल कहा जाता है। ये बहुत आपके लिए क्या था? इम्पोर्टेंट था। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन से? मध्य पाषाण काल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मध्य पाषाण काल के बारे में। तो अब मध्य पाषाण काल के बारे में देखते हैं कि क्या हमारे पास है। मध्य पाषाण काल में बोल रहा है कि 1867 में सिएंग क्लाइल ने सिहल, क्लाइल ने सिहल, सिहल मतलब श्रीलंका से, सिहल श्रीलंका तो हमारा ये नया नाम है जो अभी चल रहा है। उससे पहले हमारा श्रीलंका का पहले का नाम क्या था? तो उसका हम लोग श्रीलंका को पहले सिहल के नाम से भी जानते थे, और सिहल से ही श्रीलंका बन गया हमारे पास। ठीक है। श्रीलंका से मध्य पाषाण कालीन स्थलों की प्रथम बार खोज की गई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहा आपके पास कि मध्यकालीन के समय में, मध्यकालीन में जो स्थल का जो खुदाई हुआ था, जो खोज किया गया था, सबसे पहले किस शहर से मिला था, कहाँ से मिला था? तो आप बोल सकते हैं कि सबसे पहले ये सिहल मतलब या श्रीलंका से ही प्रथम बार इसकी खोज करने के बाद मिला था। और खोज कौन कर रहा था? सिएंग क्लाइल ने किया था। और कितने ईस्वी में किया था? तो बोलेंगे 1867 ईस्वी में किया था। क्लियर हो गया बात यहाँ तक? अब बोलता है कि तीर कमान का प्रयोग। तीर कमान जैसे आप देखते होंगे, जो हम लोग तीर कमान जो होता है, जैसे आप झारखंड में हैं तो झारखंड का जो चिन्ह भी है आपके पास कौन है? तीर कमान ही है आपके पास। ठीक है। तो आपके पास हेमंत सोरेन का आपने तीर धनुष देख रहे होंगे। तो ये हमारे पास जो तीर कमान है, तो पहले के लोग जो हुआ करते थे शिकार उकार करने के लिए क्या करते थे? यूज किया करते थे तीर कमान का। तो तीर कमान की भी जो उस समय खोज हो चुका था, तो किस काल में किया गया था तीर कमान की खोज? तो आंसर टिक करेंगे आप कि सर मध्य पाषाण में तीर कमान की खोज की गई थी। उसके बाद है शिकार का पूर्ण ज्ञान। अब शिकार का पूर्ण ज्ञान का मतलब शिकार कैसे करना। जैसे पहले जो जानवर हुआ करते थे, जंगली जानवर, ऐसे भी क्या होते हैं? हमारे खूंखार होते हैं। अब उसके साथ आपको क्या करना है? लड़ाई करना है, उसको मारना है। क्योंकि आपको आपका आहार जो पहले था, पहले तो आप कृषि नहीं करते थे, क्योंकि उस समय आपका जो मुख्य आहार हुआ करता था, क्या होता था? जानवरों को मारना। मार करके फिर उसे, जब आग की खोज हो गई थी तो जानवरों को मारते थे, आग को जला करके, और उसी पे पका करके क्या करते थे? हम लोग खा जाते थे। तो उसमें जानवरों को मारने के लिए पूर्ण तरीके से क्या किया जा रहा था? मतलब सिखाया जाता था। जैसे मान के चलिए कि अगर हमने पढ़ लिख के एक शिक्षक बन गया, तो अब क्या होगा कि अब हम चाह रहे हैं कि मेरे द्वारा हम पढ़ा लिखा के कोई भी बच्चे होंगे उनको क्या करें? एक शिक्षक बनने के योग बनाए। क्या कि आप ही लोग जो होंगे मेरे से पढ़ के कोई न कोई एक शिक्षक बनेंगे, ताकि आने वाले नेक्स्ट जनरेशन का बच्चा होगा उसको भी आप इस प्रकार से ज्ञान दे सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो शिकारी को शिकार करने के लिए क्या करते थे? सिखाते थे कि शिकार कैसे करना है, कैसे जानवर के साथ हमें अटैक करना है। नहीं तो पता चलेगा कि जानवर ही क्या करेगा, जो आदमी मारने गया उसी के ऊपर अपना पंजा मार देगा, तो फिर वो जो व्यक्ति है वो घायल हो जाएगा। ठीक है। तो इसके वजह से यहाँ पे शिकार का पूरी ज्ञान यहाँ पे सीखा इन लोग मध्य पाषाण काल में कि शिकारी को शिकार कैसे करना चाहिए, वो यहाँ से मिलता है। उसके बाद पशुपालन के साक्ष्य।
अब ये क्वेश्चन तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है भर भर के कि पशुपालन के साथ मतलब पशुपालन जो करना, पशुपालन का मतलब पशु को पालना, पशु को पालने की सबसे पहले कहाँ से शुरुआत की गई थी, इसकी परंपराएं कहाँ से शुरुआत की गई, तो बोलेंगे आदमगढ़ से किया गया था। और आदमगढ़ कहाँ पे पड़ता है, ये एमपी एक राज्य है, उसी राज्य का एक ये शहर है, कौन, आदमगढ़। आदमगढ़ से हमारा सबसे पहले पशुपालन के बारे में क्या मिला, जानकारी मिलता है कि यहाँ पे जानवरों को क्या किया जाता है, पालतू बनाया जाता है या पाला जाता है। पालतू तो सबसे पहले यहाँ पे पालतू पशु सबसे पहले में किसको बनाया गया था, सबसे पहले ये बनाया गया था कुत्ता को बनाया गया था। और सबसे पहले पालतू जानवर कुत्ता को किस राज्य में बनाया गया, तो राज्य पूछेगा तो राजस्थान का एक जगह है जिसका नाम क्या है, बाजोर। और बाजोर में क्या किया गया था, सबसे पहले इसको क्या बनाया गया था, कुत्ता को प्रथम पालतू जानवर बनाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। आप कमेंट में एक और मुझे बताइएगा, मैंने तो बता दिया कि प्रथम पालतू पशु कौन था, कुत्ता था। और आपका जो क्वेश्चन है जो आपको बताना है, आपको क्वेश्चन में क्या बताना है जो आप कमेंट में करेंगे कि दूसरा पालतू जानवर कौन था, दूसरा पालतू जानवर कौन था। तो कितने लोग कमेंट करते हैं, तो देखेंगे कमेंट में कि किनका आंसर ये सही आता है कि मध्य पाषाण काल में दूसरा पालतू जानवर कौन था। इसको पूरा अगर क्वेश्चन को ऐसे करना चाहे तो पूरा क्वेश्चन को लिख सकते हैं भी हम लोग कि मध्य पाषाण काल में, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन, मध्य पाषाण काल में दूसरा पालतू जानवर कौन था, ठीक है। तो आप इसका कमेंट करके मुझे बताइएगा कमेंट में कि इसका कितने लोग को आंसर ये पता है, हमें कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। अगला हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता को बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया था, बाजौर में बनाया गया था, ये राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद अगला बात करते हैं हम लोग, मिट्टी से बर्तन बनाना भी सीखा। तो मिट्टी से सबसे पहले बर्तन बनाने के लिए कहाँ से सीखे थे, तो मिट्टी का सबसे पहले बर्तन बनाने के लिए जो था ये मध्य पाषाण काल में क्या किया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी। और इसकी साक्ष्य का मतलब होता है एविडेंस का मतलब प्रमाण होता है। तो हम लोग जो मिट्टी का बर्तन सबसे पहले कहाँ के लोग बनाए थे, तो अभी देख रहे हैं कि हमारा कुंभ का मेला की शुरुआत हो चुकी है, वहीं से हमारा ये क्या सा शहर है, प्रयागराज। और प्रयागराज कहाँ पड़ेगा, यूपी में पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी बहुत अभी फेमस चल रहा है आपका कुंभ मेला को लेकर के, ठीक है। तो ये साक्ष्य जो था मिट्टी का बर्तन बनाने का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई थी, ये प्रयागराज यूपी से हमारा हुआ था। युगल समाधि, ठीक है। अब यहाँ पे समाधि का मतलब क्या होता है, युगल का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। और समाधि का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति मर जाते हैं तो उसके उपरांत जो बनाई जाती है उसे समाधि कहा जाता है। तो ये युगल समाधि मतलब कि जोड़ा जो समाधि था ये सबसे पहले कहाँ बना था, तो एक यूपी राज्य में ही बना था। यूपी राज्य का एक जगह है जिसका नाम है महदहा। क्या नाम हो जाएगा, महदहा। ये यूपी का एक स्थल है, वहीं से हमारा युगल समाधि का सबसे पहले खोज की गई थी और जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होता है। तो हमने दो पढ़ लिया, कौन सा पढ़ लिए, नौ पाषाण काल, पूरा पाषाण काल हमने पढ़ा। पूरा पाषाण काल के बाद हमने दूसरा टॉपिक क्या पढ़ा, मध्य पाषाण काल पढ़ा। और मध्य पाषाण काल के बाद तीसरा टॉपिक क्या आने वाला है हमारा, नौ पाषाण काल। तो नौ पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, क्या है। तो नौ पाषाणकालीन उपकरण और औजारों की खोज 1860 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में ली मैसूरियर द्वारा की गई थी।
मतलब ये कहने का मतलब हुआ कि नवपाषाणकालीन का जो उपकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं उपकरण का मतलब मशीन हो गया, औजार हो गया, उसकी सबसे पहले, क्योंकि उस समय हमारा क्या हुआ था, तांबे का, लोहे का खोज हो चुका था, इसीलिए इस काल को, नवपाषाण काल को ही हम लोग ताम्रपाषाण काल या लौह पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उस समय तांबे की खोज हो चुकी थी, इसीलिए इस काल को नवपाषाण काल का है। दूसरा नाम हम लोग ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं। उसमें तांबे लोहे की खोज हो चुका था, और तांबे और लोहे का खोज हो गया तो नए नए प्रकार के हमें क्या बनाने लगे, उपकरण बनाने लगे, मशीन बनने लगा। साथ में हमारे पास नए नए प्रकार के और भी औजार आने लगे। सबसे पहले जैसे मैंने बताया रॉबर्ट ब्रूस फुक जो थे उन्होंने हथौड़े के खोज किए थे, मगर धीरे धीरे हमारे पास अलग अलग प्रकार के औजार बनने लगे, क्योंकि मशीन बन गया तो मशीन को खोलने के लिए मुझे औजार चाहिए, उसे बनाने के लिए मुझे औजार चाहिए। तो अलग अलग प्रकार के नवीनतम प्रकार के हमारे पास क्या बनने लगे थे, औजार बनने लगे थे। और इसकी खोज कब हो गई थी, 1860 ईस्वी। और जो मैंने ईस्वी को जब अंडरलाइन कर रहा है तो समझिए कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है ईस्वी। जब भी अगर आप नोट्स को लिखेंगे एग्जाम में भी, तो वहाँ पे जहाँ पे ईस्वी आएगा ना, उसके नीचे आपको अंडरलाइन मारना बहुत ज़रूरी है। तो जो मेन पॉइंट होगा उसको अंडरलाइन, जैसे मैंने देखिए नवपाषाण काल लिखा, तो नवपाषाण काल को मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि ये आपके लिए हाईलाइटेड पॉइंट है। एग्जाम में अगर जब आप हाईलाइटेड करेंगे पॉइंट को, तो जितना सुंदर कॉपी दिखेगा उतना ही सुंदर मार्क्स आएगा, क्योंकि आपको पता है कि हर सुंदर चीज़ को हर कोई पसंद करता है। तो अगर आपकी कॉपी भी सुंदर होगी तभी टीचर पसंद करेंगे। कॉपी अगर सुंदर नहीं होगा, बस सुंदर होगा, तो नंबर भी बस सुंदर जैसा ही आएगा आपका। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे एग्जाम में लिखते हुए। अगला बात करता हूँ मैं कि नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था, तो नवपाषाण काल का सर्वप्रथम प्रयोग सर जॉन लुम्बार्ग, जो एक वैज्ञानिक हैं, इतिहासकार हैं हमारे पास, सर जॉन लुम्बार्ग, जिसके द्वारा ये नवपाषाण काल, ये जो शब्द दिया गया था, उन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किए हुए थे नवपाषाण काल शब्द का। उसके बाद जो सर जॉन लुम्बार्ग जो था, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, जिस पुस्तक का नाम था प्रागैतिहासिक थीम्स। मतलब कि प्रागैतिहासिक का ही ये 3 पार्ट हम लोग पढ़ गए थे। कौन कौन सा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और आखिरी पढ़ गए हैं कौन सा काल, नवपाषाण काल। इसीलिए इनका जो पुस्तक था, इनकी पुस्तक का जो मेन उद्देश्य था प्रागैतिहासिक थीम्स के बारे में, उसके बारे में क्या किया गया था, वर्णन किया गया था कि प्रागैतिहासिक काल जो है यह काल कैसा रहा हुआ होगा, उसके बारे में इस पुस्तक में पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति मिलेगा। अब इसकी जो प्रागैतिहासिक जो थीम्स जो पुस्तक था, इसकी अगर बात करें प्रकाशन, ठीक है, पब्लिश कब किया गया था इसकी प्रकाशन, तो 1865 ईस्वी में की गई थी पुस्तक, किसको, प्रागैतिहासिक थीम्स का। अगला बात करते हैं कि नवपाषाण काल को ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। तो अभी मैंने बताया कि नवपाषाण काल को ताम्रपाषाण काल क्यों कहा जाता है। तो नवपाषाण काल को ताम्रपाषाण काल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में हमारे पास तांबे और लोहे की खोज हो गया था, जिसके कारण से ताम्रपाषाण काल हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, अगला बात आता है कृषि की खोज। अगला हमारे बात आते हैं कृषि की खोज, क्योंकि इस समय के लोग जो थे, नवपाषाण काल के जो लोग थे, उस समय के जो मनुष्य हुआ करते थे ना, अब आदि मानव से थोड़ा बढ़ करके ऊपर आ गए। तो पहले मनुष्य आदि मानव लोग होते थे, उनकी जीवन जो थी ना, वो अस्थायी प्रवृत्ति नहीं होती थी। अस्थायी प्रवृत्ति मतलब एक जगह रह के अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते थे। अपने मतलब कहा जाए कि अपनी जीविका को चलाने के लिए वो क्या करते थे, एक जगह से जा करके दूसरे जगह घूम घूम करके अपना शिकार करते थे, शिकार करके पशुओं को मार करके और अपना जीवन आहार चलाया करते थे। मगर मनुष्य जब मध्यकाल आया, मध्यकाल के बाद जब नवपाषाण काल आया, तो मनुष्य सबसे पहले अपने आप को अस्थायी प्रवृत्ति में बदला, मतलब एक जगह रहना सीखा। ठीक है, तो एक जगह जब रहना सीखा तो गुफा बनाना भी सीखा, बहुत सारी चीज़ें की उनकी विकास, कला के विकास भी जब एक जगह रहना सीखे तभी जाकर के वो कृषि का शुरुआत भी की, क्योंकि कृषि करने के लिए आपको मिनिमम एक स्थान पे 4 से 5 महीने रहने पड़ेंगे। जैसे अभी आपने देखा धान की खेती हुआ, तो धान की खेती के लिए आपने क्या किया,
मतलब 3 महीने से 4 महीने तक आपको 5 महीने तक वेट करना पड़ा। तो इसी प्रकार से जब आप खेती बाड़ी करते हैं तो आपको 4-5 महीने, तो सबसे पहला हम बात यहाँ कहेंगे कि नवपाषाण काल में जो किसान थे या जो व्यक्ति थे, मनुष्य जो थे, उन लोग सबसे पहले अस्थायी जीवन परिवर्तित किया। तो आपसे क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि मनुष्य किस काल में अपनी अस्थायी प्रवृत्ति की शुरुआत की? तो बोलेंगे नवपाषाण काल में शुरुआत किया। और जब मनुष्य जैसे ही अस्थायी हुआ तो फिर सीधा क्या किया? कृषि। मतलब कृषि, तो यहाँ से देखिए एक को रिलेट है, अगर आप जोड़ेंगे कहानी को तभी वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे का बनते हुए चले जाता है। तो यहाँ से एक हमें समझ में आया कि नवपाषाण काल हुआ। नवपाषाण काल में मनुष्य अस्थायी जीवन को परिवर्तित किया। तो वहाँ पे क्या किया? किसान मतलब कि फार्मिंग करना स्टार्ट करता है, खेती बाड़ी करना। अब खेती बाड़ी करिएगा तो हल की जुताई होगी। हल की जब जुताई होगी तो हल का जोतने के लिए लोहा का बनाना पड़ेगा, ठीक है, कुदाल होगा लोहा का। जैसे अभी ट्रैक्टर में देखते हैं जिस प्रकार से होता है जो हल की जुताई करता है, वैसे पहले लकड़ी का हल हुआ करता था, उसमें भी लोहा का लगा हुआ करता था। तो जब अगर हल चलना स्टार्ट हुआ तो लोहा जब तक नहीं रहेगा, लोहे का फार, तब तक हल कैसे चलेगा? तो वहाँ से पता चला कि लोहे का भी तांबे का भी खोज हो गया, एक दूसरे से सब रिलेटेड है कहानी में। कि फिर वहाँ से एक बात पता चला मुझे कि कृषि की खोज और इसकी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये मेहरगढ़ से हुआ था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव तैयारी भी कर रहे हो उसमें भी क्वेश्चन पूछेगा, या MCQ में आपके 11-12 का जो होंगे उसमें भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले कृषि की खोज की साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। तो साक्ष्य का मतलब होता है प्रमाण, एविडेंस। तो कहाँ से हुआ था हमारा? ये मेहरगढ़ से हुआ था। और जब मनुष्य एक जगह रहना शुरुआत करेगा तभी जाकर के वो क्या करेगा? खेती बाड़ी सब चीज़ किया, लोहे का खोज किया। अब मनुष्य जब एक जगह रहना स्टार्ट किया तो रोज़ सुबह सुबह नहा धोवा के क्या करेगा? पूजा करने का भी काम शुरुआत करेगा। तो पूजा का भी साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? नवपाषाण काल में। तो देख रहे हैं मनुष्य जब अगर एक जगह रुक रहा है तो कितनी सारी चीज़ें का क्या हो रहा है? सोचने का डेवलप उसका बढ़ते जा रहा है। उसके बाद है पहिए का आविष्कार। अब जब मनुष्य एक जगह रहने लगा, अब यहाँ पे समझिए कि जब मनुष्य एक जगह रहने लगे तो क्या होने लगा? अब उसको चाहिए क्या? पहिए चाहिए। मतलब कि जैसे अब किसान करेंगे, किसान करने के बाद क्या होगा हमारे पास? खेती करेंगे। अब खेती करने के बाद हमें क्या चाहिए? अब किसान जब खेती करना स्टार्ट कर दिया तो खेती करना स्टार्ट किया तो अब क्या चाहिए था उसे? पहिए का आविष्कार चाहिए था। अब पहिए का आविष्कार क्यों करेगा? उसका रीजन क्या था पहिए का आविष्कार करने? क्योंकि जब खेती करने लगे तो ज़्यादा मात्रा में खेती होने लगा, तो उसे ऐसे उठा करके लाने में क्या होता था? बहुत ज़्यादा भारी लगता था, या एक जगह से दूसरे जगह जाने में उन लोगों को बहुत परेशानी होता था सामान लेकर के। इसीलिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया? पहिए का आविष्कार कर दिया। और पहिए का आविष्कार किया तो क्या हुआ कि किसी भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए क्या होने लगा? उन लोगों की सुविधा होने लगी। अब देखिए यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट है आपके कहानी के रूप में। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एग्जाम में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन क्या होता है? आग और पहिए का खोज में, कि आग का खोज कब हुआ था और पहिए का खोज कब हुआ था, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन दोनों के बीच में चलता है। तो हम यहाँ से एक बात समझेंगे कि पहिया, अगर हम बात करें, सबसे पहले पहिया जो खोजा गया था उसकी किसी का पहिया बनाया गया था? तो बोलेंगे सबसे पहले जो पहिया जो बनाया गया था वो सबसे पहले किसका बनाया गया था? तो ये बनाया गया था लकड़ी का पहिया। सबसे पहले पहिया क्या बना था हमारा? लकड़ी का पहिया बना था। फिर लकड़ी के पहिया के बाद अगला जो हमारा विकसित हुआ वो फिर कैसे हुआ? लकड़ी के बाद तो फिर हमारे पास आ गया सर अगला लोहा का पहिया बना। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखूं, लकड़ी के बाद हमारे पास अगला कौन सा आ गया? लोहे का पहिया आया। और जब लोहे का पहिया आया तो फिर अगला कौन से पहिया आया हमारे पास? रबड़ का पहिया आ गया। फिर रबड़ के बाद हमारे पास जो ट्यूब वाले था हमारे पास, ट्यूब वाले जो पहिया था उसका हो गया। अभी जो हो गया वो हमारे पास जो पहिया आ गया वो क्या बन गया? ट्यूबलेस हो गया सर। तो समय के साथ क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है।
ठीक है। समय के साथ देखिए पहिया पहले लकड़ी का था, फिर लोहे का था, रबड़ का था, ट्यूब आया, फिर ट्यूबलेस हो गया। तो ऐसे धीरे धीरे पहिए का क्या होते जा रहा है, विकास होते जा रहा है। तो ये नया नया आ रहा है उसकी मॉडल, नया नया उसकी वर्जन आ रहा है किसका, पहिए का। तो इसीलिए नया नया से याद कर लेना है कि ये कौन से काल में हुआ था पहिए का आविष्कार, तो नवपाषाण काल में हुआ था। कौन से पाषाण काल बोलिएगा, नवपाषाण काल में किसकी खोज हुई थी, हमारा पहिए का खोज हुआ था। अब आता है हमारे पास शिल्प का प्रयोग। शिल्प का मतलब होता है जो पत्थर उत्थल को काट करके जो मूर्ति बनाने का काम करते थे। शिल्प का मतलब भी होता है किसी भी चीज़ में आपको क्या करना होगा, जैसे मूर्ति बनाने में है कोई एक्सपर्ट है, कोई बर्तन का मतलब बनाने में जो है एक्सपर्ट है, ठीक है। अलग अलग वस्तु का जो मूर्ति या अलग अलग कलाकारी करके कुछ चीज़ को क्या करेंगे, बनाने का काम करते थे उस समय। कौन से, नवपाषाण काल के समय में। तो उसी को कहा गया शिल्प का प्रयोग करके। उसके बाद हो गया इस काल में माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ का मतलब क्या होता है, तो माइक्रोलिथ का मतलब होता है कि छोटे पत्थर का हम लोग कह सकते हैं कि छोटे पत्थर का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है। मतलब कि माइक्रोलिथ का मतलब होता है कि छोटे पत्थर के औजार जो पहले के लोग हुआ करते थे, पूरा पाषाण काल के लोग, तो उन लोग क्या होते थे जब जाते थे एक जानवर को मारने के लिए, तो पहले क्या होता था उतने लोग विकसित नहीं थे, तो बड़े बड़े पत्थर के औजार तो जंगली क्या करते थे कि पहले के लोग पेड़ पे चढ़ जाते थे, जानवर पास होता था तो ऊपर से बड़े पत्थर गिरा देते थे उसके माथा पे, ताकि लगेगा तो क्या होगा, मर जाएगा। तो वैसा तो हर जानवर को मारना पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप उसके पास जा नहीं सकते थे। तो फिर जैसे जैसे समय डेवलप हुआ हमारा, तो फिर क्या करने लगे कि छिप करके वही, क्योंकि हमने जब मध्य पाषाण काल में पढ़ा कि वहाँ पे हमें शिकार करने का संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई थी, वही चीज़ें यहाँ पे हमने क्या किया, जो औजार बनाया जाने लगा था वो छोटे छोटे पत्थर का नुकीलेदार बनाया जाता, ताकि अगर कहीं से जानवर गुजर तो उसे फेंक करके उस पर वार करे, ताकि फेंक करके मारेंगे तो नुकीला उसके अंदर क्या होगा, घुस जाएगा। जब नुकीले उसके अंदर चले जाएगा तो क्या करेगा, उसकी जो मतलब कैपेसिटी है आपको पे अटैक करने का, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो जिसके कारण से छोटे छोटे पत्थरों का जो औजार बनाते थे उसे ही क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ कहा जाता है। और ये बड़ा फेमस हुआ कौन से काल में, नवपाषाण काल में। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आज हमारे ये पहला इतिहास का पहला सीरीज था, हमने कुछ बेसिक जानकारी आपको देने की कोशिश किया। तो थैंक यू, धन्यवाद। फिर इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों को शेयर करें। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको हमेशा सपोर्ट करूंगा। थैंक यू।